नमस्ते, मैं संजोता, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली से। हम पढ़ रहे थे फ्री कंसेंट के बारे में, यानी स्वतंत्र सहमति। स्वतंत्र सहमति किसे कहते हैं और सहमति किसे कहते हैं। सहमति परिभाषा सेक्शन 13 में थी। स्वतंत्र सहमति कौन कौन से तत्व नहीं होंगे तब स्वतंत्र सहमति होती है, उससे संबंधित सेक्शन 14 के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन 14 में कहा गया था कि उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, मिथ्या वर्णन, कपट और भूल, अगर ये तत्व नहीं होते किसी संविदा में तो वह सहमति स्वतंत्र सहमति होती है। अगर ये तत्व किसी संविदा में मौजूद है तो ऐसी संविदा जो पीड़ित पक्षकार है उसकी इच्छा पर व्यर्थनीय होती है। इसमें से हमने पहला पॉइंट पढ़ चुके हैं उत्पीड़न के बारे में सेक्शन 15 के अंतर्गत। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 16। सेक्शन 16 किससे संबंधित है? अनड्यू इन्फ्लुएंस, यानी कि अनुचित प्रभाव के संबंध में। अनुचित प्रभाव क्या होता है, किसे कहते हैं? सेक्शन 16 के अनुसार, सेक्शन 16 में कहा गया है कि कोई अनुबंध अनुचित प्रभाव द्वारा प्रेरित तब कहा जाता है जबकि पक्षकारों के मध्य ऐसे संबंध है कि उनमें से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में होता है, तो और वह उस स्थिति का फायदा उठाकर दूसरे पक्षकार को संविदा में शामिल करता है। तो यानी कि अनुचित प्रभाव क्या होता है? एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में होता है और उस स्थिति का फायदा वह दूसरे पक्षकार को संविदा में शामिल करने के लिए उठाता है, तो इसे कहा जाता है अनुचित प्रभाव। सेक्शन 16 में ये बात बताई गई है। अब हम पढ़ते हैं जो अनुचित प्रभाव है, जैसे जो सेक्शन 16 में दिया गया है उसके लिए आवश्यक तत्व क्या है, यानी अनुचित प्रभाव से प्रेरित अनुबंध कब कहा जाता है। तो इसके संबंध में पहला आवश्यक तत्व क्या है? पक्षकारों के मध्य संबंध। अनुबंध अनुचित प्रभाव से प्रेरित तब कहा जाता है जबकि अनुबंध के पक्षकारों के बीच ऐसे संबंध विद्यमान है कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में होता है। तो इसके संबंध में इन पक्षकार मध्य कब ऐसे संबंध होंगे कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित कर सकता है? इसके संबंध में 3 स्थिति दी गई है। पहली तो है वास्तविक या फिर दृश्यमान सत्ता का होना। एक पक्षकार है दूसरे पक्षकार पर वास्तविक सत्ता रखता है, इसे प्राधिकारी स्थिति भी कहा जा सकता है। जैसे कि पुलिस है और अपराधी है, आयकर अधिकारी है, दुकानदार है। तो इसमें क्या है? एक पक्षकार तो क्या है जो प्राधिकारी स्थिति रखता है, तो वह जो दूसरे पक्षकार है उसकी उसकी इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में होता है। तो पहले अपन पढ़ते हैं वास्तविक या दृश्यमान सत्ता या फिर सत्ता होना या फिर उसका अधिकार होना। जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार पर वास्तविक या दृश्यमान सत्ता रखता है अथवा अधिकार रखता है तो वह पक्षकार दूसरे पक्षकार पर अनुचित प्रभाव डालने की स्थिति में होता है। अब वो अभी जैसे उदाहरण बताया था, वाणिज्य कर अधिकारी है, दुकानदार है, पुलिस है, अपराधी है। तो ये क्या है? इसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित कर सकता है। इसके संबंध में केस है J.R. भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। J.R. भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में क्या था? इस केस में जो भट्ट है, ये क्या था? वादी था। ये यूपी स्टेट में न्यायालय में कार्यरत था। वादी को लंबी छुट्टी चाहिए थी, तो इसने न्यायालय में आवेदन किया लंबी छुट्टी के लिए। तो वहाँ पर न्यायालय के जो रजिस्ट्रार ने इस शर्त पर छुट्टी स्वीकार करने का प्रस्ताव किया कि
यदि वह लिख दे कि वह वापस नौकरी पर नहीं आएगा, उसे सेवानिवृत्त मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर भट्ट को छुट्टी ज़रूरी थी उसको लेने के लिए, तो उसने उस समय तो लिख दिया कि लंबी वो छुट्टी के बाद में वापस अपने नौकरी पर नहीं आएगा, उसे सेवानिवृत्त मान लिया जाएगा। जब उसकी छुट्टियाँ समाप्त हो गई तो रजिस्ट्रार ने उसे नौकरी वो वापस आया नौकरी ज्वाइन करने, तो रजिस्ट्रार ने उसे नौकरी पर ज्वाइन करने से मना कर दिया। तो न्यायालय ने निर्णय दिया कि रजिस्ट्रार ने अपनी जो सत्ता है उसका अनुचित प्रभाव का प्रयोग किया था। तो इसमें क्या सिंपल केस है, जे.आर. भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में वादी है, इसको लंबी छुट्टी की ज़रूरत थी। इसने यहाँ पे न्यायालय का जो रजिस्ट्रार है वहाँ पर उसने अपना प्रार्थना पत्र दिया। रजिस्ट्रार ने कहा कि मैं तुम्हें एक शर्त पर छुट्टियां दे सकता हूं, तुम्हारी छुट्टियां मंजूर कर सकता हूं कि तुम छुट्टियों के बाद में कभी भी नौकरी पर वापस नहीं आओगे और तुम्हें सेवानिवृत्त मान लिया जाए, ऐसा उसको लिखने के लिए कह दिया। तो उसको ज़रूरत थी तो उसने उस टाइम लिख दिया। फिर जब छुट्टियों का टाइम पीरियड था वो बीत गया तो रजिस्ट्रार के पास वापस वो ज्वाइन करने गया। रजिस्ट्रार ने उसको काम पर रखने से इनकार कर दिया, उसको ज्वाइन नहीं करवाया। तो वादी न्यायालय गया और न्यायालय ने यहाँ पे निर्णय दिया कि जो रजिस्ट्रार था वो उस समय प्राधिकारी स्थिति में था और वादी की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में था। इस कारण यहाँ पे जो अनुबंध हुआ है कि नौकरी पर नहीं आएगा, उसे सेवानिवृत्त मान लिया जाए, तो ये क्या है, किस प्रकार का अनुबंध है? ये एक अनुचित प्रभाव से प्रेरित अनुबंध है। यहाँ पर वादी की इच्छा पर है कि वो उस अनुबंध को माने या फिर वो न्यायालय में जाकर अपना जो उन्होंने अनुबंध किया था उसको वो व्यर्थ घोषित करवा सकता है। तो ये केस किसके संबंध में है? दृश्यमान सत्ता के संबंध में या प्राधिकारी स्थिति के संबंध में केस है। इसके बाद है पक्षकारों की वैश्वासिक स्थिति, यानी कि पक्षकारों के बीच में विश्वास का संबंध होना चाहिए। अर्थात जहाँ पर पक्षकारों के बीच में विश्वास का संबंध होता है तो वहाँ पर अनुबंध में अनुचित प्रभाव का प्रयोग किए जाने की संभावना बनी रहती है। जैसे कि एक अधिकारी है, उसका अधीनस्थ है, डॉक्टर है, उसका मरीज है, ऋणदाता, ऋणी, गुरु, शिष्य। तो यहाँ पर ये क्या है, इनमें विश्वास का संबंध होता है, फिड्यूसरी रिलेशनशिप होती है। तो इसके संबंध में पटना हाई कोर्ट ने कहा कि प्रेमी और प्रेमिका के बीच भी विश्वासित संबंध ही माना जाएगा, क्योंकि वो अभी तक उनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। परंतु अगर उनकी शादी हो जाती है तो पति पत्नी बीच में जो अनुबंध होता है वहाँ पर अनुचित प्रभाव नहीं माना जाएगा। ये पटना हाई कोर्ट ने कहा था। कौन से केस में कहा था? हाउज वर्सेज बिशॉप के केस में। हाउज वर्सेज बिशॉप। इस केस में कहा कि पति पत्नी के बीच में अगर जो अनुबंध होता है वहाँ पर अनुचित प्रभाव नहीं माना जाता है। फिर आता है तीसरा आवश्यक तत्व, क्या है? बीमारी या फिर आयु। इसके संबंध में ये है कि जब अनुबंध किसी ऐसे व्यक्ति के साथ किया जाता है जो कि मानसिक या शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गया हो या उम्र में बहुत ज़्यादा हो गया हो, तो ऐसी कंडीशन में उस पर अनुचित प्रभाव आसानी से किया जा सकता है। उस पर अनुचित रूप से उसकी जो शक्ति होती, सोचने समझने की शक्ति, वो कम होती जाती है। तो इस कारण से इन पर अनुचित प्रभाव का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। तो इसके संबंध में एक फेमस केस है, कई बार पूछा जाता है, रानी अन्नपूर्णी वर्सेस स्वामीनाथ का केस। इस केस में क्या था कि इसमें वादी अपने पति की मृत्यु के बाद में बेसहारा हो गई थी। उसके पास भरण पोषण के लिए कोई भी साधन नहीं था। तो ऐसी स्थिति में उसने जो प्रतिवादी से 1500 रुपये 100% ब्याज पर प्राप्त किए। तो न्यायालय ने इस अनुबंध को व्यर्थ घोषित कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि यह अनुबंध क्षीण मानसिक स्थिति में लिया गया था। जब जो पति की मृत्यु, जो ये थी ना रानी अन्नपूर्णी,
अपने पति की मृत्यु के बाद में मानसिक रूप से कमज़ोर हो गई, तो उस समय ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। तो यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया गया, इसे व्यर्थ घोषित किया गया। ये तो हो गया पहला पक्षकारों के मध्य संबंध में। सबसे पहले इनमें वास्तविक दृश्य या दृश्यमान सत्ता होनी चाहिए। दूसरा, उसमें वैश्वासिक स्थिति हो सकती है, बीमारी अथवा आयु के आधार पर अनुचित प्रभाव डाला जा सकता है। फिर अन्य दूसरा आवश्यक तत्व आपसी संबंधों का अनुचित लाभ प्राप्त करने में प्रयोग किया गया होना चाहिए। अनुचित प्रभाव का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है ये, इसके अनुसार यदि अनुबंध करने में यदि पक्षकार है अपनी जो स्थिति का फ़ायदा है दूसरे पक्षकार को अनुबंध में शामिल करने के लिए नहीं करता है, तो यहाँ पर सेक्शन 16 लागू नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है, जो अनुचित उसकी जो स्थिति है, जो अनुचित प्रभाव की जो दूसरे पक्षकार की इच्छा को जो प्रभावित कर सकता है, अपनी स्थिति का फ़ायदा नहीं उठाता है अनुबंध करने में, तो वहाँ पर सेक्शन 16 लागू नहीं होता है। फिर अनुचित लाभ वास्तव में उठाया गया होना चाहिए। तो अनुचित प्रभाव से प्रेरित अनुबंध तभी माना जाएगा जबकि एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार से अनुचित लाभ प्राप्त किया हो। किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति का भय मात्र होने से अनुचित प्रभाव नहीं माना जाएगा जब तक कि एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार से कोई फायदा नहीं उठाया हो। अब है अनुचित प्रभाव इसके प्रभाव क्या होते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो अनुचित प्रभाव के माध्यम से किया गया है, तो जब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या इफ़ेक्ट होंगे। तो सबसे पहले होगा अनुबंध व्यर्थनीय होता है। जो अनुबंध किया गया है ऐसे कंडीशन में, तो जो अनुबंध किया जाता है वो क्या होता है, अनुबंध व्यर्थनीय होता है। इसके संबंध में सेक्शन 19A में कहा गया है। तो यहाँ पे जो पीड़ित पक्षकार है उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो अनुबंध को व्यर्थ घोषित करवा दे न्यायालय के द्वारा, अथवा उस अनुबंध के पालन के लिए दूसरे पक्षकार को बाध्य कर सकता है। तो पहला इफेक्ट है अनुबंध व्यर्थनीय होता है पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर। दूसरा है अनुबंध को निरस्त करना। यदि कोई अनुबंध है अनुचित प्रभाव से प्रेरित है और ऐसे अनुबंध के अंतर्गत पीड़ित पक्षकार ने पीड़ित पक्षकार ने कोई लाभ प्राप्त किया है, तो न्यायालय क्या कर सकता है, न्यायालय न्यायोचित शर्तों के आधार पर अनुबंध को रद्द कर सकता है। तीसरा कंडीशन अपन पहले ले लेते हैं, न्यायोचित शर्तों पर अनुबंध को निरस्त कर सकता है। कब करेगा, जबकि पीड़ित पक्षकार ने इसके अंतर्गत कोई लाभ प्राप्त कर लिया है। तो इसके अंतर्गत एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि बंता को 1000 रुपये उधार देकर अपने प्रभाव से 2000 रुपये का 6% ब्याज से बॉन्ड लिखवा लेता है। न्यायालय इस बॉन्ड को निरस्त करके 1000 रुपये तथा जो भी उचित समझे उस दर से ब्याज चुकाने का आदेश कर सकता है। अर्थात इस कंडीशन में क्या था, जो पीड़ित पक्षकार है उसने 1000 रुपये तो उधार लिए ही है, परंतु उसका जो ब्याज दर थी वो ज़्यादा थी। तो यहाँ पे तो जो न्यायालय है यहाँ पर जो पीड़ित पक्षकार से 1000 रुपये दूसरे पक्षकार को वापस दिलवाएगी, और जो यथाचित जो ब्याज उस पर उसको देना चाहिए, जो उस समय ब्याज दर चल रही है उसके आधार पर उसको ब्याज भी दिलवा सकती है। दूसरी कंडीशन है अनुबंध निरस्त करना। हमने पहले पढ़ा अनुबंध व्यर्थनीय, फिर न्यायोचित शर्तों पर अनुबंध को निरस्त करना। अब है अनुबंध का निरस्त करना बिना किसी शर्तों के। यदि कोई अनुबंध है अनुचित प्रभाव से प्रेरित होकर किया जाता है और ये सिद्ध कर दिया जाता है, तो न्यायालय ऐसे अनुबंध को निरस्त करने की आज्ञा दे सकता है। तो यहाँ पे तो क्या था, पीड़ित पक्षकार ने कुछ लिया है, यहाँ पे पीड़ित पक्षकार ने कुछ नहीं लिया है, और ये वो सिद्ध हो जाता है कि जो अनुबंध किया गया है वो कैसा है, अनुचित प्रभाव से प्रेरित है, तो न्यायालय उसको निरस्त कर देगी। अब है कि जो संविदा की गई वो अनुचित प्रभाव से प्रेरित होकर करवाई गई है, तो उसको सिद्ध करने का भार किसका होगा, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ किस व्यक्ति का होगा। तो सामान्य परिस्थिति में तो जो पीड़ित पक्षकार होता है उसको ही सिद्ध करना पड़ता है कि उसके साथ में उसके विरुद्ध अनुचित प्रभाव का प्रयोग किया गया, उसके आधार पर उसे संविदा में शामिल किया गया है। तो साधारण परिस्थिति में उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि अन्य पक्षकार उसकी इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में था, अन्य पक्षकार ने अपनी स्थिति का उपयोग उसकी इच्छा को प्रभावित करने में यूज लिया, अन्य पक्षकार ने उसकी इच्छा को प्रभावित करके अनुबंध में अनुचित रूप से लाभ उठाया है। फिर ये तो है सामान्य परिस्थितियों में। फिर आता है नृशंस व्यवहार, यानी
यहाँ पे नृशंस व्यवहार किया होता है तो वहाँ पर क्या होगा, नृशंस व्यवहार की दशा में कमजोर पक्षकार है उसको कुछ बातें सिद्ध करनी पड़ेगी, जैसे कि अन्य पक्षकार उसकी इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में था, किया गया सौदा है या संविदा है उस ऊपरी तौर से ही, यानी कि जो पक्षकार बीच में जो सौदा हुआ, जो संविदा हुई है, वो उपलब्ध साक्ष्य है उसके आधार पर सिद्ध होता है कि नृशंस व्यवहार है। नृशंस व्यवहार को अपन एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति है, एक साहूकार का ऋणी है, वो ऋणी है तो वहाँ पर जो ऋणी व्यक्ति है वह साहूकार के दबाव में आकर अनुचित शर्तों के आधार पर एक नया ऋण प्रलेख यानी कि डेब्ट डेड लिख देता है। यहाँ पर जो सिद्ध करने का दायित्व साहूकार का ही होगा कि जो अनुचित शर्तों के आधार पर जो नया ऋण पत्र उन्होंने लिखवाया गया है ऋणी व्यक्ति से, वह बिना अनुचित प्रभाव डाले लिखा गया, मतलब उसने ऋणी ने अपनी मर्जी से लिखा था। वहाँ पर जो साहूकार ने उसे किसी भी प्रकार का अनुचित प्रभाव नहीं डाला है। तो नृशंस व्यवहार वहाँ होता है कि जहाँ पर जो प्रभावी स्थिति वाला व्यक्ति ऐसी कंडीशन में है कि वो आसानी से दूसरे पक्षकार को दबा सकता है। तो इसके लिए जो पीड़ित पक्षकार है उसको केवल ये सिद्ध करना पड़ेगा कि जो प्रभावी स्थिति में व्यक्ति है उसने अपनी इच्छा से उसकी इच्छा को प्रभावित किया तथा वो उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर उसने अपनी कंडीशन का बहुत ही ज़्यादा अनुचित रूप से उसका प्रयोग किया है। तो यहाँ पे जो दूसरा पक्षकार है, तो यहाँ पे जो सिद्ध करने का भार है वो किस व्यक्ति पर चला जाता है, जो कि इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में होता है। तो उसको क्या क्या सिद्ध करना पड़ेगा, यानी कि जो पीड़ित पक्षकार है तथा उसके बीच में कोई भी प्रभावशाली संबंध विद्यमान नहीं है। उसने कथित जो पीड़ित पक्षकार है उसको अनुबंध से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी दे दी थी, उसको पूरे डिटेल में समझा दिया था कि सौदा क्या है, उसके पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, और पीड़ित पक्षकार को पर्याप्त प्रतिफल दे दिया गया है। पीड़ित पक्षकार को स्वतंत्र रूप से परामर्श करने की सुविधा थी कि वह अन्य व्यक्तियों से पूछताछ कर सके कि संविदा का उस पर क्या इफेक्ट होने वाला है, ये संविदा उसके लिए उपयुक्त रहेगी कि नहीं रहेगी। तो यहाँ पे जो स्थिति को इच्छा को प्रभावित करने वाली स्थिति में जो व्यक्ति है उसको ये साबित करना पड़ेगा। यहाँ पे केवल पीड़ित पक्षकार केवल यही कहेगा कि इस व्यक्ति ने मेरी इच्छा को प्रभावित किया और मुझे संविदा में शामिल किया है और मैं साबित कर सकता हूँ, मतलब वो साबित कर देता है। और जो उपलब्ध जो साक्ष्य है उसके आधार पर ये सिद्ध हो जाता है कि जो पीड़ित पक्षकार बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में था उस कंडीशन में। तो हमने अब पढ़ा सेक्शन 16 के अंतर्गत अनुचित प्रभाव, इसकी आवश्यकता। तो अनुचित प्रभाव अगर संविदा में है तो उस संविदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा और अनुचित प्रभाव को सिद्ध करने का भार किस व्यक्ति पर होता है। नेक्स्ट हम जो इसके अन्य तत्व है जो कि स्वतंत्र सहमति को प्रभावित करते हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।